नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग सुनते आए हैं अक्सर, हमारी दैनिक दिनचर्या में भी एक उक्ति लगातार चलती रहती है, पहला सुख निरोगी काया। और इस काया को निरोगी रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अनेक बातें कही हैं। कुछ लोगों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यदि धर्म की साधना करनी है तो उसका माध्यम भी शरीर ही है, और इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो इसके कुछ नियम कायदे कानून हैं, कुछ चीज़ें आपको अपनी दिनचर्या में ऐसी शामिल करनी होती हैं जिनसे आप स्वस्थ रह सकें। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे को योग की जो पद्धति दी है, बड़ी अद्भुत पद्धति है। उस योग का चलन आज पूरे विश्व में हो रहा है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का बढ़ता महत्व, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर एकलव्य जी बोहरा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। डॉक्टर एकलव्य जी निदेशक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी साइंसेज के, साथ ही आप एकेडमिक काउंसिल मेंबर हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के, और मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के बोर्ड ऑफ स्टडीज के भी आप सदस्य हैं। सबसे पहले एकलव्य जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि योग और आसन प्राणायाम, ये तीन नाम सामान्य रूप से खूब चलते हैं, क्या कुछ अंतर है इनमें? क्या योग, प्राणायाम और आसन एक ही चीज़ें हैं या कुछ अंतर है, या कोई एक दूसरे का इनमें पूरक है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योग का जो अर्थ है, जैसे कि भाषा है योग, योग का मतलब जोड़ना जी। तो योग हमारे मन, शरीर, आत्मा तीनों को जोड़ने का कार्य करता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन करने का काम योग करता है। आसन, प्राणायाम ये योग के अंग हैं। 8 अंग बताए जाते हैं। 8 अंग हैं, जैसे उसे अष्टांग योग कहते हैं। हमारे महर्षि पतंजलि जो कि योग के जनक हैं, उन्होंने 8 अंग बताए जिनको 8 लिम्स कहते हैं जी। वो हैं यम, नियम के साथ अपने पूरे आगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो ये 8 स्टेजेस हैं। तो योग और प्राणायाम उसका एक अंग है। आखिरी स्थिति हमें समाधि तक जाना है, तो ये उसका एक जरिया है जी। शरीर को स्वस्थ रखने का भी जरिया है। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि वास्तव में बहुत सारे अंग हैं, अष्टांग योग जिसे कहा गया है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि योग के 8 अंग हैं, तो आसन और प्राणायाम उनमें से अलग अलग अंग हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या अंतर इनमें हम पाते हैं सामान्यतः, यदि आसन की बात करते हैं और प्राणायाम की बात करते हैं? क्योंकि अधिकांश लोग तो आजकल, जिसे हम कह सकते हैं कि टीवी पर किसी चैनल पर कोई योग आ रहा है, कोई व्यक्ति योग सिखा रहे हैं, जो योग हो रहा है क्या वही प्राणायाम है या वही आसन है? एक अंतर जो है इनमें, वो हम चाहेंगे आपके माध्यम से सरलता से हमारे दर्शकों तक। देखिए, योग एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैंने भी बताया कि योग का लक्ष्य है कि व्यक्ति को समाधि तक ले जाना। जी। आसन जो हम अधिकतर जो बहुत बार करते हैं, मैंने कई लोगों को भी देखा है कि वो टीवी पे देख के या ऑनलाइन देखकर वो सोचते हैं कि बॉडी के मूवमेंट्स को करना ही आसन है। वो आसन ऐसा नहीं है। जी। आसन हमारी जो श्वास है, हमारी श्वास पे भी कंट्रोल करवाने का काम आसन करती है। तो जो जैसे आसन के बाद प्राणायाम आता है, प्राणायाम हमारे श्वास पर हमें और कंट्रोल करना सिखाता है। जी। तो आसन सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने कोई हाथ को मोड़ लिया या पैर को मोड़ लिया और वो आसन हो गया। जब तक हम उसको मन से पूरे एकाग्रता से श्वास को कंट्रोल में करते हुए नहीं करेंगे, तब तक उस आसन का फायदा नहीं है। बहुत से ऐसे आसन हैं कि जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, पादहस्त आसन है। हम सब जानते हैं कि हाथ ऊपर करना है और हाथ नीचे करके झुकना है जी। मगर इसमें श्वास का क्रम रहता है कि जब आप गहरी श्वास लेते हुए हाथ को ऊंचा करें, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकें। तो श्वास पर कंट्रोल करना ये योग हमें सिखाता है। और जब हम श्वास के साथ ही आसनों को करेंगे तब जाकर स्वस्थ होंगे। जी। तो ठीक प्रकार से यदि आपको ये योग, आसन, प्राणायाम करना है तो आपको इसकी जानकारी भी पूरी होनी चाहिए। यदि जानकारी नहीं है तो जो इस विषय के तज्ञ लोग हैं उनसे आपको जानकारी लेनी चाहिए। एकलव्य जी, जानकारी ये भी चाहेंगे कि सामान्यतः व्यक्ति जो कुछ भी देखते हैं या पुस्तकों में पढ़ लिया और उस पर अपना अभ्यास शुरू कर देते हैं, लेकिन लोगों का कहना, विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ सावधानियां जरूरी हैं। आसन प्राणायाम करते समय क्या कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए जिससे पता लगे कि चले तो थे कुछ अच्छा करने के लिए और कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए? तो क्या सावधानियां जरूरी हैं?
देखिए, सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने अभी कहा कि विशेषज्ञ कहते हैं, तो हमारे यहाँ पर थोड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग जो खुद ने पढ़ लिया या किसी ने, हमारे मित्र ने बोल दिया, हम करना चालू कर देते हैं। जी हमें ये भी देखना चाहिए कि वो व्यक्ति, उसका विशेषज्ञ बना है कोई, तो कुछ तो खास होगा तभी बना है। जी अब छोटी सी चीज़ है, मैं कई लोगों को देखता हूँ, किन्हीं को हार्ट में दिक्कत है, ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट अटैक भी एक बार आ चुका है। अब वो देख देख के उनको लगता है कि वो कपालभाति करना चालू कर देते हैं, भस्त्रिका करना चालू कर देते हैं। तो हमें देखना ज़रूरी है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी चीज़ फायदेमंद है। दूसरा, बहुत बार मैंने देखा है लोगों को कि कपालभाति या भस्त्रिका कर रहे हैं, बड़ी ताकत लगाते हुए कर रहे हैं, चेहरा लाल होता जा रहा है और परेशान होकर उनको है कि भाई मेरे को इतने स्ट्रोक्स करने हैं। तो वो चीज़ों से हमें बचना चाहिए। योग एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे करनी चाहिए, इसमें कोई श्रम या परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, और फ्लेक्सिबिलिटी सब धीरे धीरे आती है। जैसे कि कोई भी एक आसन, जैसे भी हमने बात करी पादहस्तासन की या पद्मासन, अब जो व्यक्ति पहली बार कर रहा है वो चाहता है कि 1-2 दिन में ही मैं परफेक्ट करना चालू कर दूं, जबकि ये तो तपस्या है। जी आप नियमित करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तब बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और धीरे धीरे जाकर आपके आसन में परफेक्शन आएगा। हम 1-2 दिन में परफेक्शन चाहें और उसके लिए जबरदस्ती करें तो वो शरीर को नुकसान पैदा करता है। तो ये भी सावधानी रखनी चाहिए। एकलव्य जी ने जिस प्रकार से विषय स्पष्ट किया कि आप यदि कोई आसन करते हैं तो उसकी जो पूर्ण स्थिति है वो ठीक प्रकार से हमारे से पहली बार में ही बन जाए, ऐसा जिसे कह सकते हैं दुराग्रह नहीं पालना चाहिए। धीरे धीरे आप उस विषय में जैसे जैसे आपका शरीर अभ्यस्त होता जाता है वैसे वैसे लचीलापन भी आता है और जो आसन है वो भी आप ठीक प्रकार से कर पाते हैं। सामान्यतः एकलव्य जी ये कहा जाता है कि आसन प्राणायाम करने का, योग करने का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया जाता है, जबकि कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि ठीक है, अब जैसी दिनचर्या है हर एक व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं जग पाता है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, देर रात्रि तक कार्यक्रम होते रहते हैं, जगते रहते हैं, देरी से व्यक्ति उठता है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब आपको समय मिले तभी कर लीजिए, नहीं करने से अच्छा है कभी भी कर लीजिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या कोई समय जो है वो निर्धारित है, और यदि दूसरे समय पर करते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, जैसे कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने हमारे ग्रंथों में भी, पतंजलि योग सूत्र में भी हर जगह लिखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। तो उसके भी कई कारण हैं, जो अब जैसा बताया कि आजकल लोग कभी भी कर लेते हैं, वो एक हकीकत है कि चलो कुछ नहीं से कुछ तो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं, मगर इसके रियल फायदे, इसके असल फायदे सुबह के टाइम पे इसलिए आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि योग और जो है आसन, उसका श्वास से बड़ा कॉम्बिनेशन है जी। अब हम शहर में रहते हैं, इतना प्रदूषण होता है, अगर हम सोचिए प्राणायाम 9 बजे कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, गाड़ियों की भीड़ भाड़ हो रही है, चल रहा है, घर में अपन खुले में छत पे आके बैठ के कर रहे हैं, तो उल्टा प्रदूषण अंदर ले रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम वायु तो शुद्ध मिलेगी जी। तो ये एक चीजें हैं, हमें कोशिश यही करना चाहिए कि आज के इसमें कि खुले में करना चाहिए। जरूरी नहीं आप पार्क में जाओ, अपने घर की आंगन हो या छत हो, कहीं भी सुबह सुबह खुले में बैठ के करें, जिससे कि मौसम अच्छा रहेगा। तो जो आपकी जो श्वास है, जिस पे हमें कंट्रोल करना है, वो हम स्वच्छ वायु ले सकेंगे। नहीं तो प्रदूषित वायु ले लेके अगर हम आसन प्राणायाम करेंगे तो उल्टा शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे जी। तो एकलव्य जी का यह कहना है कि यदि आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यदि योग, आसन, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलने वाली है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है, वाहन चलते रहते हैं, अनेक प्रकार का धुआं, धूल, उस प्रकार के प्रदूषित वातावरण में यदि आप श्वास वाले आसन प्राणायाम करते हैं तो उससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया गया है वही सर्वश्रेष्ठ समय है योग, आसन, प्राणायाम के लिए। एकलव्य जी, जब चर्चा हम योग, आसन, प्राणायाम की करते हैं और बात करते हैं स्वस्थ जीवन की, तो कहीं ना कहीं नाम आता है नेचुरोपैथी का भी, बात होती है प्राकृतिक चिकित्सा की भी। अब यूँ तो नाम से लगता है कि नेचुरोपैथी कहीं ना कहीं नेचर से संबंधित होगी, प्रकृति से संबंधित होगी। क्या कहना चाहेंगे, क्या केवल जो पंच महाभूत जिसे हम कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में हम कहें भगवान भी जिसे हम कहते हैं, वैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, ये जो पंच महाभूत से भगवान बने हैं, जिन पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, क्या इनके माध्यम से ही उपचार करने की पद्धति है नेचुरोपैथी, या कुछ और भी चीज़ें हैं? देखिए, नेचुरोपैथी और योग और प्राकृतिक चिकित्सा एक साइकिल के 2 पहिए की तरह है जी। बिना योग के प्राकृतिक चिकित्सा अधूरी है, बिना प्राकृतिक चिकित्सा के योग अधूरा है। तो इन दोनों का समावेश बहुत जरूरी है। और प्राकृतिक चिकित्सा हमारी देश की चिकित्सा पद्धति है, हमारी हिंदुस्तान की चिकित्सा पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा पंच महाभूतों पर आधारित है जी।
प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि जब हमारा शरीर इन पंच महाभूतों से मिलकर बना है तो शरीर में कोई भी व्याधि, कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज होती है तो उसको आप पंच महाभूतों से ही इलाज किया जाना चाहिए जी। प्राकृतिक चिकित्सा में जो ट्रीटमेंट के सेगमेंट्स हैं वो हैं आहार चिकित्सा, जिसको डाइट थेरेपी कहते हैं। 50% रोल आहार का है कि हम हर बीमारी में अलग अलग तरीके का आहार या हम अच्छी तरह आहार लें तो हम उससे ही ठीक हो सकते हैं। आहार ही हमारी मेडिसिन है जी। साथ में हम मिट्टी के द्वारा चिकित्सा करते हैं, उसके अलग अलग तरीके के लेप होते हैं, मिट्टी के पैक्स होते हैं जिनको भी अलग अलग बीमारी के हिसाब से दिया जाता है। जल चिकित्सा काम में आती है। एक बहुत ही कई उपकरण आते हैं जैसे कटी स्नान, रीढ़ स्नान, फुल टब, अलग अलग उपकरण हैं जो प्राकृतिक चिकित्सालयों में मौजूद रहते हैं। उसमें भी पानी के विभिन्न तापमानों के द्वारा, गर्म, ठंडा, गुनगुना, उनके द्वारा इलाज किया जाता है। सूर्य किरण चिकित्सा भी होती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के सब अंग हैं और इन सबको मिलाकर प्राकृतिक चिकित्सा बनती है। तो ये विभिन्न अंग हैं और जैसा कि एकलव्य जी ने बताया कि पंच महाभूतों पर आधारित यह चिकित्सा पद्धति है। लेकिन आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि वैसे जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो अलग अलग पैथी से वो अपना उपचार लेता है। एलोपैथी का अपना एक अलग महत्व है, होम्योपैथी का अलग महत्व है, आयुर्वेद हमारी सनातन परंपरा में पुराने समय से चली आ रही पद्धति है। नेचुरोपैथी में और बाकी जो अन्य पद्धतियां हैं उनमें किस प्रकार से आपको अंतर दिखता है? देखिए, सभी पद्धतियां अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी पद्धतियों में खूबियां हैं। प्राकृतिक चिकित्सा इन सभी पद्धतियों से अलग एक तरीके से है कि हम जब भी बीमार होते हैं तो हम बीमारी का इलाज कराने जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा भी बीमारियों का इलाज करती है, मगर प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो जीवन जीने की कला भी सिखाती है। इसमें जरूरी नहीं है कि बीमार व्यक्ति ही आए, बीमार व्यक्ति ही इलाज ले। ये एक व्यक्ति को स्वस्थ दिनचर्या प्रदान कराती है। जब व्यक्ति इस प्राकृतिक चिकित्सा की जीवन शैली को अपनाता है तो वो अस्वस्थ कम होगा जी। तो ये सिर्फ बीमारी के लिए नहीं है, ये एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी है। कि हम एक अंग्रेजी में कहावत भी है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी। तो प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ बीमारी का ही नहीं ठीक करने का काम है इसका, ये प्रिवेंट भी करती है कि आपको बीमारी होने भी नहीं दे। तो प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष बात है कि अन्य पैथियों के पास आप तब पहुंचते हैं जबकि आपके शरीर में कोई व्याधि है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है। लेकिन यदि नेचुरोपैथी के जो नियम हैं उनका आप पालन करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपके बीमार होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। और यदि बीमार हो भी जाते हैं तो बहुत सरल तरीके से आप प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ठीक भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जो सामान्यतया बीमारियां इस मौसम में चलती हैं, सर्दी के मौसम में जो बीमारियां होती हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, इस प्रकार के, इनसे बचने का प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कोई सरल प्रयोग? बिल्कुल, देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा जैसे कि मैंने अभी कहा भी था, ये जीवन जीने की कला सिखाती है जी। तो हमें सबसे पहले तो अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है जी। आज हमारी जब बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो हम बीमारियों से बचे हुए रहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, सभी हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि घर में हम एक जैसा रहन सहन है, खान पान है, मगर घर में किसी एक व्यक्ति को जुकाम बुखार हो गया मगर बाकी के सदस्यों को नहीं हुआ। तो कारण क्या है? क्योंकि उन बाकी के सदस्यों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, इम्यूनिटी मजबूत है जी। तो हम नेचुरोपैथी की दिनचर्या को अपनाएं तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहती है। जैसे आपके ये जो प्रश्न है कि आज ये जुकाम वगैरह इस मौसम में बहुत हो रहा है और इससे चीजें, अभी तो कोरोना आया, हल्का सा नाक किसी की बंद हो जाए तो दिमाग उसमें जाता है कि कोरोना हो चुका है, लोगों को डर लगता है, एकदम से किसी को खांसी आ जाती है, जुकाम हो जाती है तो कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। बिल्कुल, कैसे बचा जाए? इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सटीक प्राकृतिक चिकित्सा का उपाय बताऊं, आप सभी इसको अपनाएं। हमें एक पान का पत्ता लेना है जी, उसमें हल्का सा नाम मात्र का चूना लगाएं और नीम के 5 पत्ते, जो अपना दातुन वाला नीम होता है, मीठा नीम नहीं, नीम के 5 पत्ते उसमें आप रखकर 5 दिन लगातार सुबह खाली पेट खा लें। जब भी कोई मौसम में परिवर्तन होता है, जरूरी नहीं इस सर्दी उसकी बात हो, जब गर्मी आती है, सर्दी से गर्मी आएंगी, गर्मी से बरसात आएगी, तो जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो रोज सुबह खाली पेट 5 दिन लगातार आप ये घर के हर व्यक्ति इसको खा लें। आप देखेंगे शर्तिया उस मौसम की मौसमी बीमारियों से आप बचे रहेंगे जी। ये आपकी, जैसे आपने देखा हो, नीम का तो बड़ा महत्व होता है। हम लोग अपने, अब जब सर्दियां खत्म होंगी तो रजाई गद्दे जहाँ रखते हैं उनमें भी नीम की पत्तियां वगैरह ये सब रखते हैं जिससे कि वो सुरक्षित रहें जी। तो जब सोचें कि आप वो
कपड़ों को सुरक्षित रख सकता है, तो ये तो मानव शरीर है, तो प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है। तो ये आप हर व्यक्ति अपने घर में नियमित रूप से इसको ले, जिससे कि वो उस साल की उस समय की मौसमी बीमारियों से बचा रहे। तो डॉक्टर साहब ने हमारे दर्शकों के समक्ष एक बहुत ही सरल प्राकृतिक चिकित्सा का एक नुस्खा दे दिया है, जिसके माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं। कोई बहुत अधिक खर्चे का भी काम नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, जो एलोपैथी को लेके या अन्य पद्धतियों में चिकित्सा को लेके यूँ कहा जाता है कि उनसे आपको आराम बहुत तुरंत मिलता है, यदि कोई भी तकलीफ है तो तुरंत आपको आराम मिलता है, लेकिन बाकी अन्य पद्धतियां जो हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि इनमें सब में समय लगता है। तो क्या ये जो प्रतिद्वंद्विता है बहुत जल्दी ठीक होने की और थोड़ा समय लग के ठीक होने की, इसके कारण बाकी पद्धतियां कुछ पीछे रह गई हैं? देखिए, आजकल का ज़माना भी ऐसा भागदौड़ का है कि व्यक्ति को क्विक रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। ये जो प्राकृतिक चिकित्सा या अन्य भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, ये आयुर्वेद हैं या प्राकृतिक चिकित्सा हैं, ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के काम करती हैं जी। सिम्टम्स पर इलाज नहीं करती है। जैसे कि मैं किसी पद्धति की बुराई नहीं है इसमें, सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, मगर आज हम देखें अगर किसी व्यक्ति के दर्द हो रहा है, कहीं भी घुटनों में दर्द हो रहा है, तो हम उसको पेन किलर दे रहे हैं जी। उसके घुटने का इलाज नहीं हो रहा है, वो दवाई उसके दर्द को ख़त्म करने का काम कर रही है। तो अगर हम सिम्टम्स पर जाएंगे तो सिम्टम्स से व्यक्ति परमानेंट स्वस्थ नहीं हो रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा बीमारी को जड़ से खत्म से करने का काम करती है, तो उसके सिम्टम्स पे वर्क नहीं करती है, वो उस बीमारी पर एज अ होल उस पर काम करती है, इसलिए इसमें समय लगता है ठीक होने में। दूसरी चीज ये भी है कि ये हमने हमारे कई क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि जब कोई व्यक्ति ठीक होता है, नेचुरोपैथी में उसको टाइम लग के ठीक होता है, तो उसके मन में विश्वास आ जाता है इस पद्धति के प्रति जी। और वो अपने घर में कभी भी किसी बच्चे को या कहीं भी हल्की सी भी कोई बीमारी होती है तो वो शुरुआत में ही नेचुरोपैथी में ले आते हैं, तो वो शुरुआत में ही जल्दी उनका ठीक हो जाता है। समय कब लगता है? जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। अगर हम बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही आ जाएं, प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज लें, तो समय आपको ज्यादा नहीं लगेगा, जल्दी आराम मिलेगा। तो यदि रोग की प्रारंभिक अवस्था में आप प्राकृतिक चिकित्सा से, नेचुरोपैथी से यदि उपचार करवाना प्रारंभ कर देते हैं तो बहुत जल्दी भी परिणाम मिल जाते हैं। अन्य पद्धतियों में जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि लक्षण आधारित चिकित्सा पद्धतियां हैं, तकलीफ क्या है तुरंत आपको आराम मिलेगा, लेकिन अन्य पद्धतियों में ये भी विशेषता है कि वे जड़ से उस रोग को ठीक करते हैं। केवल लक्षण के माध्यम से ही उपचार नहीं है, अपितु कारण क्या है और उस बीमारी का जो मूल कारण है उसका निवारण करने पर जोर रहता है। डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि चूंकि इस समय पूरी दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है या आ गई है, ओमिक्रॉन के माध्यम से जिस प्रकार से लगातार केसेज की संख्या भी बढ़ रही है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक आप कुछ टिप्स ऐसे भी बताएं कि जिनके माध्यम से इस कोरोना काल में वो अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें और कोरोना के जो बढ़ते केस हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लग सके। देखिए, ये बिल्कुल बात हकीकत है कि हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं और अखबारों में, मीडिया में हर तरफ से आता है कि हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, मास्क लगाएं, सावधानी बरतें, मगर वो सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। जब सख्ती होगी तब मजबूरी में बरतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये शरीर हमारा ही है, सरकार, मीडिया सब हमें बता सकते हैं कि क्या करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि मास्क लगाएं, अनावश्यक गैदरिंग ना करें जिससे बचाव रहे। एक मैं आपको नेचुरोपैथी के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा से ज़्यादा लें, तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो बीमारी आप पर जल्दी असर नहीं करेगी, आप बच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खाने में प्रोटीन चालू कर दिया और मांस हटाकर घूमने लग जाएं, वो बात नहीं कह रहा हूं मैं। आपको बचने के लिए, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए प्रोटीन की मात्रा को शरीर में बढ़ाना है। प्रोटीन हमें मिलता है दालों से, सोयाबीन से, टोफू पनीर आता है उससे। तो अपने को प्रोटीन जिस प्रचुर मात्रा में हो, जिन बीन्स में प्रोटीन होता है, उनको हमें जरूरत से अपने भोजन में शामिल करें और इस चीज का ध्यान रखें कि भोजन स्वाद के लिए नहीं खाएं। आप, हमारी जो जवान है वो 4-5 इंच की होती है और हमारा शरीर जो है वो 5-6 फुट का होता है जी।
अगर हम इस 5-6 इंच की जवान के लिए, इसके स्वाद के लिए भोजन करेंगे तो अपने शरीर को बिगाड़ेंगे। जी। आपको ध्यान रखना है कि हमें भोजन अपने पूरे 5-6 फुट के शरीर के लिए करना है। तो जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन हमें उपयोग में लेना चाहिए। और खास तौर से अभी मैं वापस से रिपीट करूंगा, प्रोटीन की मात्रा अपने खाने में बढ़ाएं, जिससे कि आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, आपको छोटी मोटी बीमारियां या कोरोना का भी असर आपके शरीर पर इतना नहीं पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे कि वैसे तो देश में टीकाकरण चल रहा है और बहुत ही उल्लेखनीय काम हुए हैं, बहुत बड़ी आबादी को टीका लग चुका है, वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन सबसे अधिक चिंता की जो बात रहती है वो रहती है बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों के वैक्सीन भी नहीं लगी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ज़रूर अभी घोषणा की है कि कुछ दिनों बाद में ये प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती है, उन्हें इस महामारी से बचाने के लिए खासतौर पर बच्चों के दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन करने चाहिए? देखिए, बच्चों की दिनचर्या में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये हमें करना कि हम उनको एक संतुलित आहार खिलाएं। जी। कोशिश करें कि हम उनको मैदे वाले आइटम से थोड़ा दूर रखें, बचा कर रखें, और संतुलित भोजन दें जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हों। कोशिश ये करें कि जितना हम संभव हो कि बच्चों को फल, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। आजकल हो भी गया है कि जैसे कि मैंने अभी बताया, स्वाद के पीछे जाते हैं। नहीं, बच्चों में पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, बिल्कुल, इनका बिल्कुल, बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है। वो हकीकत है, ये इससे हमें बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सभी अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि ये एक समय है कि हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम ये सोचें कि बच्चा अभी परेशान हो रहा है, रो रहा है, जिद कर रहा है, चलो एक बार कर दें, ये हमें उस पे नहीं जाना है। और ये जो समय है, और ये हकीकत है कि जो कोरोना वाला समय है, हमें बच्चों पर सख्ती से, अभिभावकों को सबको थोड़ा सख्ती रखनी पड़ेगी। भोजन जो पौष्टिक तत्व होते हैं वही खिलाने चाहिए। कोशिश करें बच्चों को दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, फल ज़्यादा से ज़्यादा दें। और साथ ही आप ये भी सब ध्यान रखें कि काढ़ा, अभी ये मौसम भी ठंडा है, सब व्यक्ति नियमित रूप से काढ़ा पी सकते हैं दिन में एक बार। दिन में 5-6 बार पीने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों को भी काढ़ा पिलाएं। तुलसी का काढ़ा आप घर पे आराम से तुलसी, काली मिर्च, अदरक डालकर रोज सुबह 1 गिलास पानी में उसको इतना उबालें कि वो आधा गिलास हो जाए, और घर के सभी सदस्य उसको पिएं। बच्चों को भी पिलाएं, स्वाद के पीछे ना जाएं। जैसे कि कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम क्यों इंतजार करें कि बीमारी लगेगी तब देखा जाएगा। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको बीमारी लगने नहीं देंगी। और इसका वापस से ध्यान रखें। देखिए, मास्क का प्रयोग जरूर करें। हम आजकल देख रहे हैं कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, और उससे धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो हमें अब हम खुद नहीं लगाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे हम बोलेंगे कि भाई वो उसका उपयोग करें। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, मैदे के आइटम से बच्चों को दूर रखें। तो डॉक्टर एकलव्य जी का यह कहना है कि बच्चों को जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक तो बहुत विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, और मैदा से बनी हुई चीज़ों से जो उनको लुभाती होंगी, उन्हें आकर्षक लगती होंगी, टीवी पर विज्ञापन देखते होंगे, लेकिन कुछ समय तक जहाँ तक हो सके उनसे दूरी बना के रखें, और उन्हें सुपाच्य और स्वस्थ भोजन जिसमें फल सब्जियों की मात्रा अधिक हो, इस प्रकार का भोजन देंगे तो बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा यह भी करना चाहेंगे कि योग की यूँ तो जन्मस्थली भारत को कहा जाता है, और भारत की भूमि से योग पूरे विश्व में भी फैला है, अलग अलग समय पर अलग अलग माध्यम से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है पूरे विश्व को, जिस प्रकार से उन्होंने योग उपहार में दिया है। नेचुरोपैथी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या केवल भारत में ही अभी सीमित है या विदेशों तक भी इसका व्याप पहुंच चुका है? नहीं, देखिए, नेचुरोपैथी का विदेशों तक भी प्रसार हो गया है। और योग के लिए तो हकीकत है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से विश्व योग दिवस मनाया है तो योग और भी अच्छे तरीके से प्रचारित हुआ है, लोगों को इसकी महत्वता के बारे में पता चला है। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्राकृतिक चिकित्सा में कई रिसर्चेस हमारे देश में तो होती हैं, मगर विदेशों में भी इसकी कई रिसर्चेस हो रही हैं। और कई अच्छी अच्छी पुस्तकें जो प्राकृतिक चिकित्सा के जो डिग्री कोर्स होते हैं, उनमें 80% बुक्स सारी विदेशी राइटर्स की हैं, जो उनके सिलेबस में है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम तक प्राकृतिक चिकित्सा सीमित है। विदेशों में उसमें और भी अच्छा उसको अपग्रेड करके, रिसर्च करके, यूनिफॉर्म वे में करके अच्छी बुक्स उसमें बनाई गई है। जी। तो प्राकृतिक चिकित्सा हर जगह बढ़ रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे योग की जो बात है, हमारे थोड़ा हम सबकी एक, मैं कहूँ मानसिकता बोलिए या इस तरीके से, कि जब ये योग विदेश में जाके योगा हो गया,
लोगों ने करना चालू किया, तो हमने सोचा यार ये हमारी चीज लोग क्या कर रहे हैं, हम भी तो करके देखें। तो हम वेस्टर्नाइजेशन से ज्यादा आकर्षित रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस दिन नेचुरोपैथी भी योगा की तरह बाहर बढ़ेगी तो हम सोचेंगे अरे यार ये तो हमारी, हम पहले लेकर देखें इसको। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर एकलव्य जी ने इस कार्यक्रम के दौरान कही है कि एक मानसिकता ऐसी हो जाती है कि कोई भी चीज़ जब विदेश का चक्कर लगा के और फिर भारत में दोबारा आती है तो उसके प्रति एक आग्रह बढ़ जाता है, उसके प्रति एक विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी जीवन पद्धति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनका तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए। उनके माध्यम से स्वस्थ भी रह सकते हैं और जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो राष्ट्र भी सशक्त होता है। कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि पिछले ये जो 1.5-2 वर्ष के दौरान कोरोना का जो समय आया, अनेक रिसर्चेज ऐसी आई, कुछ लोगों ने भी ऐसा कहा कि अधिक परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ी है जो कहीं ना कहीं बहुत अधिक साफ सफाई में रहते थे या कहिए कि मिट्टी से दूर रहते थे। क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रकृति से दूर होता है तो उसके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है? देखिए ये एक हकीकत है, प्रकृति से हम जितना दूर जाते जाएंगे हम बीमारी की तरफ बढ़ते जाएंगे। आप एक छोटा सा एक एग्जांपल देखें कि हम अपने घर में जैसे कोई पशु पालते हैं, कोई कुत्ता बिल्ली जो भी जानवर बहुत से लोग रखते हैं, आप कभी भी देखें कि जब भी उसकी तबीयत खराब होती है आप उसके खाना उसके सामने रखेंगे, उसके बर्तन में, वो खाना नहीं खाएगा, सूंघ सांग के मुंह उधर कर लेगा। हमारे यहाँ उल्टा हो जाता है कि जैसे बीमार होते हैं जबरदस्ती कि लो भैया और खाओ, कमजोर हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो देखिए कि जो भी आज कोई भी बीमारी हमारे अंदर आती है, किसी वायरस या बैक्टीरिया से आती है, तो हम उसमें भोजन लेकर उसको उल्टा मल्टीप्लाई करने का, पोषण उसको भी देने का काम कर रहे हैं। खुद तो ले ही रहे हैं, उनको भी मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसा प्रकृति ने हमारे शरीर को बनाया है उसी अनुरूप पे हमें आगे जाना चाहिए। डॉक्टर एकलव्य जी ने यह भी कहा कि यदि बीमार होते हैं तो भी आहार को किस प्रकार से कम कर देना चाहिए, और जो पंच महाभूतों की बात हमने कार्यक्रम के प्रारंभ में की थी, वास्तव में वही बात है। प्रकृति इन 5 तत्वों से बनी है, शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो निश्चित रूप से इन तत्वों का यदि असंतुलन होता है तो व्यक्ति बीमार होता है। इसलिए यदि प्रकृति की ओर लौटेंगे, प्रकृति की गोद में जाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। और कार्यक्रम के आखिर में हम ये ही कहना चाहेंगे कि योग हमारी जीवन साधना, आओ करें हम मिलकर आराधना। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से यह राष्ट्र स्वस्थ बने और स्वस्थ बनने के साथ समृद्ध और सशक्त बने, इसी कामना के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। डॉक्टर एकलव्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।